हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 8 क्लास साइंस के चैप्टर 4 पदार्थ, धातु और अधातु के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और एक एक टॉपिक को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। धातु और अधातु को समझना। सबसे पहले हमें समझना होगा कि धातु क्या है और अधातु क्या है। इसके लिए हमें कुछ पदार्थों का उदाहरण लेना होगा। चलिए यहाँ पर हम कुछ पदार्थों का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि लोहा, तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम, सोना, सल्फर जिसे हम गंधक भी कहते हैं, और ग्रेफाइट। तो इस प्रकार कुछ पदार्थों का उदाहरण हम यहाँ पर लिए। अब अगर हम लोहे की बात करें तो लोहे कठोर होते हैं, चमकीले होते हैं और ध्वनिक होते हैं। ध्वनिक कहने का मतलब कि एक ऐसा पदार्थ, अगर उस पदार्थ को किसी कठोर पदार्थ से टकरा दिया जाए तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी ये गुण लोहे में है, इसीलिए लोहा जो है वह ध्वनिक है। तो हमने क्या देखा कि लोहा जो है वह कठोर है, चमकीला है और ध्वनिक है। ठीक वैसे ही तांबा जो है वह भी कठोर, चमकीला और ध्वनिक है। जस्ता भी कठोर, चमकीला और ध्वनिक है। एल्युमिनियम जो है उसमें भी वैसे ही गुण पाई जाती हैं, सोना में भी वैसे ही गुण पाई जाती हैं, लेकिन सल्फर में इस तरह की कोई गुण नहीं पाई जाती हैं। न तो सल्फर कठोर है, न ही चमकीला है और न ही ध्वनिक है। ठीक वैसे ही ग्रेफाइट जो है वह भी इस तरह की कोई भी गुण नहीं दर्शाती हैं। यानी इस तरह के गुण दर्शाने वाले पदार्थ जो हैं वो उससे हम धातु के रूप में जानेंगे। यानी लोहा जो है वह एक धातु है। ठीक तांबा जो है, तांबा भी एक धातु है, जस्ता भी एक धातु है, एल्युमिनियम भी एक धातु है और सोना भी एक धातु है। लेकिन सल्फर जो है वह एक धातु नहीं है, इसीलिए ये क्या है, नहीं ये अधातु है। और ग्रेफाइट जो है ये भी अधातु है। यानी किसी भी वस्तु को हम कैसे पता लगाएंगे कि ये जो है ये धातु है या फिर अधातु। तो उस पदार्थ की कुछ गुणों को हम ध्यान में रखते हुए ये पता लगाएंगे कि ये पदार्थ धातु है या फिर अधातु। अब आइए हम देखते हैं धातुओं के भौतिक गुण। पहला गुण देखेंगे, धातुओं को पीटकर उससे पतले चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। अगर आप धातु के एक टुकड़े ले लें और उससे हथौड़े से जोर जोर से पीटें तो आप इस धातु के टुकड़े को पतले चादर में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये जो है ये धातु का एक गुण है। धातुओं के इस गुण को आघातवर्धनीयता कहते हैं। यानी किसी पदार्थ का एक ऐसा गुण जिस गुण के कारण उसे पीटकर पतले चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, तो उस गुण को आघातवर्धनीयता कहते हैं। यानी धातुओं में ये गुण पाया जाता है, अर्थात धातुएं आघातवर्धनीय होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी धातुएं हैं ये आघातवर्धनीय होते हैं। अब हम देखेंगे धातुओं का दूसरा भौतिक गुण। धातुओं को खींचकर उससे तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं को अगर खींचा जाए तो धातुओं के टुकड़े से तार बनाया जा सकता है। धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं। यानी धातुओं का एक ऐसा गुण जिस गुण के कारण धातु के टुकड़े को खींचकर तार बनाया जा सकता है, तो ऐसे गुण को तन्यता कहा जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि धातुएं जो हैं वह तन्य होते हैं। अब हम देखेंगे धातुओं का तीसरा भौतिक गुण। किसी कठोर वस्तु से टकराने पर धातुएं एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती हैं। अगर आप देखेंगे कि किसी धातुओं के ऊपर जब किसी कठोर वस्तु से टक्कर मार दी जाती है तो धातुओं में एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस गुण के कारण धातुओं को ध्वनिक कहते हैं। तो इसी गुण के कारण धातुओं को ध्वनिक कहा जाता है। धातुओं का चौथा भौतिक गुण, धातुएं चमकीले होते हैं।
अगर आप देखेंगे कि धातुओं को सतह पर एक विशेष प्रकार की चमक होती है, यानी धातुएं जो हैं वे चमकीले होते हैं। धातुओं का पांचवा भौतिक गुण, धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। सामान्यतः धातुएं क्या होती हैं कि ये ऊष्मा और विद्युत का चालन करते हैं, इसीलिए बिजली तारों के निर्माण के लिए धातु का उपयोग किया जाता है। यानी धातु जो है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा या फिर विद्युत धारा का चालन करते हैं। तो इस प्रकार धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में हमने जानकारी लिया। अब आइए देखते हैं कि धातुओं के महत्वपूर्ण उदाहरण क्या क्या हैं। लोहा, लोहा एक धातु है। ठीक वैसे ही सोना जो है ये भी एक धातु है, चांदी एक धातु है, कैल्शियम धातु है, मैग्नीशियम भी धातु है, जस्ता, सोडियम इत्यादि। इस प्रकार धातुओं के अनेक उदाहरण हैं और इन सभी उदाहरणों के जरिए हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर धातुएं होती कैसी हैं। अब हम देखेंगे अधातुओं के भौतिक गुण। हमने धातुओं के भौतिक गुण के बारे में पढ़ा। अब हमें जानना है कि अधातुओं के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। अधातुओं के भौतिक गुण धातुओं के विपरीत होते हैं, यानी जो सभी गुण हमने देखा कि धातुओं में होती हैं वे सभी गुण अधातु में नहीं पाए जाते हैं। हथौड़े की हल्की चोट से अधातु टूट जाते हैं। हमने क्या देखा कि जब हथौड़े से धातु के एक टुकड़े को पीटा जाता है तो इससे पतले चादर बनाया जा सकता है, लेकिन अगर हम हथौड़े से अधातु के टुकड़े को चोट मारे तो ये आसानी से टूट जाते हैं। अधातुओं से तार नहीं खींचा जा सकता। जिस प्रकार धातुओं से तार खींचा जा सकता है वैसे अधातु से तार नहीं खींचा जा सकता। अधातुएं चमकीली नहीं होती। चूंकि धातुएं चमकीली होती हैं लेकिन अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं। अधातुएं ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। चूंकि हमने पढ़ा कि धातुएं जो हैं वह ऊष्मा और विद्युत की सुचालक हैं, लेकिन अधातु जो हैं ये ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं करते हैं, इसीलिए ये ऊष्मा और विद्युत का कुचालक हैं। अधातुओं को कठोर वस्तु से चोट करने पर धातुओं की तरह कोई विशेष ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। हमने क्या देखा कि जब किसी कठोर वस्तु से धातु को चोट मारा जाता है तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन इस तरह की कोई गुण अधातु में नहीं पाई जाती है। अगर हम अधातु की सतह पर एक कठोर वस्तु से चोट मारें तो इसमें कोई विशेष प्रकार की ध्वनि धातु जैसी उत्पन्न नहीं होती है। तो इस प्रकार इन सभी गुणों के आधार पर अब हम समझ गए कि आखिर धातु कैसी होती हैं और अधातु कैसी होती हैं। अधातुओं के उदाहरण सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस इत्यादि। धातु और अधातु के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अपवाद। अभी तक के डिस्कशन में हमने धातु और अधातु के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा। अब हमें धातु और अधातु के संबंध में कुछ अपवाद को जानने की जरूरत है। सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं और उन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। हमने पढ़ा कि धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन इसका अपवाद यह है कि सोडियम और पोटेशियम जो हैं ये मोम की तरह मुलायम होते हैं और इससे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो ये एक अपवाद है। अगला पॉइंट है मरकरी यानी पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। सामान्यतः धातुएं ठोस अवस्था में मौजूद होती हैं, लेकिन उसका एक अपवाद है पारा। पारा एक धातु होते हुए भी ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में मौजूद होता है। यह भी एक अपवाद है। ब्रोमीन एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन क्या है? वे एक अधातु है और ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। अभी तक के डिस्कशन में हमने धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे कि धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण क्या क्या हैं।
सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। धातुएं या फिर अधातुएं ऑक्सीजन के साथ कैसे अभिक्रिया करती है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। हमने अक्सर लोहे के टुकड़ों में जंग लगते हुए देखा है। तो जंग लगने के लिए दो पदार्थों की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन और जल। यानी लोहे के साथ जब ऑक्सीजन और जल दोनों की क्रिया होती है तो लोहे में जंग लगता है। सिर्फ अगर जल की क्रिया हो, ऑक्सीजन ना हो तो भी जंग नहीं लगेगा, या फिर सिर्फ ऑक्सीजन हो, जल ना हो तो भी जंग नहीं लगेगा। यानी किसी भी लोहे में जंग तभी लगेगा जब उस लोहे के टुकड़े को नमी भी मिले और ऑक्सीजन भी मिले। अब हम मैग्नीशियम धातु का उदाहरण लेते हैं। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। चूंकि मैग्नीशियम क्या है, वह एक धातु है और ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाते हैं तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करती हैं। तो हम लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनाती हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम उदाहरण लेते हैं सल्फर का। सल्फर एक अधातु है और यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है। सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो हम लिख सकते हैं कि सल्फर प्लस ऑक्सीजन ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनाती हैं सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर का संकेत S होता है और ऑक्सीजन का O2, और ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाती हैं। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस का रासायनिक सूत्र होता है SO2। अब हम देखेंगे जल के साथ अभिक्रिया। अभी तक हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, धातु या फिर अधातु ऑक्सीजन से किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया करता है। अब हम देखेंगे कि धातु या फिर अधातु जल के साथ किस प्रकार की अभिक्रिया करती है। सोडियम धातु ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र गति से अभिक्रिया करके बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है। सोडियम एक धातु है जो ऑक्सीजन के साथ भी अभिक्रिया करती है और जल के साथ भी अभिक्रिया करती है, और इस प्रकार यह ऑक्सीजन या फिर जल के साथ अभिक्रिया करके बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है। इसलिए सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। यह पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पॉइंट से अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम धातु को किसमें डुबा करके रखा जाता है। तो सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबा करके रखा जाता है, क्योंकि सोडियम धातु को अगर वायु में खुला छोड़ दिया जाए तो ये वायु की ऑक्सीजन के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करती है, और सोडियम धातु को अगर जल में डुबा करके रख दिया जाए तो ये भी जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो इसीलिए सोडियम को अगर रखना हो तो इससे हमें मिट्टी के तेल में डुबा करके रखना होगा। सामान्यतः अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते, परंतु वायु में बहुत अधिक सक्रिय हो सकते हैं। फास्फोरस को वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है। अगर फास्फोरस को आप वायु में खुला छोड़ दें तो यह आग पकड़ लेती है, क्योंकि वायु के ऑक्सीजन के साथ यह काफी तीव्र गति से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती है। इसीलिए फास्फोरस को जल में डुबाकर रखा जाता है। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पॉइंट से अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फास्फोरस को जल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। क्योंकि फास्फोरस जो है, फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ काफी तीव्र गति से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेती है, लेकिन ये जो है ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, इसीलिए फास्फोरस को जल में डुबाकर रखा जाता है। अब हम देखेंगे अम्लों से अभिक्रिया, यानी धातुएं और अधातुएं अम्ल के साथ किस तरह की अभिक्रिया करती है। सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते। सामान्य रूप से क्या है कि अधातुएं जो हैं वह अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं, परंतु धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। इस पॉइंट से भी एक क्वेश्चन बनता है कि धातुएं जो हैं वह अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती हैं, तो उसका जवाब होगा हाइड्रोजन गैस। अब देखते हैं क्षारों से अभिक्रिया।
धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? वो एक क्षार है और इस प्रकार क्षार से धातु अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। अब आइए अगला टॉपिक में आते हैं जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। क्या होती है विस्थापन अभिक्रिया? ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी यौगिक से कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर दे, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जब किसी यौगिक में किसी एक अभिक्रियाशील तत्व आकर कम अभिक्रियाशील तत्व को उस यौगिक से विस्थापित कर दे तो उससे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यह विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा है। अब आइए इसको हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में जिंक के टुकड़े डालने से विलयन के कॉपर अलग हो जाते हैं। अगर आप कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन ले लें और उसमें जिंक के टुकड़े डाल दें तो क्या होगा कि कॉपर सल्फेट का जो विलयन है इसमें से कॉपर अलग हो जाएगा, यानी तांबा जो है वह अलग हो जाएगा। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 और इसमें जब हम जिंक से अभिक्रिया कराते हैं यानी जस्ता से अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनाती है ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट और इसमें जो कॉपर है वह विलयन से अलग हो जाता है। अब ये कॉपर सल्फेट जो है ये नीले रंग का होता है, लेकिन जिंक सल्फेट जो है वह रंगहीन होता है। यानी नीले रंग का कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन में अगर हम जिंक के टुकड़े डालेंगे तो इस विलयन से कॉपर अलग हो जाएगा और विलयन कैसा हो जाएगा? वह रंगहीन हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में हमने क्या देखा कि जिंक आया और आकर कॉपर को अपने जगह से हटा दिया और फिर कॉपर के जगह पर खुद बैठ गया। तो इस तरह की जो अभिक्रिया होती है वह इस तरह की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है धातुओं और अधातुओं के उपयोग। धातुओं का उपयोग बहुत से उपयोगी वस्तुओं के निर्माण में होता है। चूंकि हम जानते हैं कि धातुएं हमारे जीवन में एक बहुत ही उपयोगी वस्तु हैं और इस धातु का उपयोग बहुत से वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है, जैसे मशीनें, मोटर गाड़ियां, वायुयान, रेलगाड़ियां, उपग्रह, औद्योगिक इकाइयां एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं। बहुत से ऐसे वस्तुएं हैं जिसके निर्माण के लिए हमें धातु का उपयोग करना पड़ता है। अधातुओं के उपयोग की कुछ उदाहरण निम्न प्रकार हैं। जिस प्रकार धातु हमारे लिए उपयोगी हैं, ठीक वैसे ही अधातु भी हमारे लिए उपयोगी हैं और अधातु का उपयोग हम निम्न प्रकार से करते हैं। उर्वरक के उत्पादन में जितने भी उर्वरक हैं इन सभी उर्वरकों के उत्पादन में अधातु का प्रयोग किया जाता है। पटाखों में, दवाइयों के निर्माण में, सजीवों के शरीर में, विभिन्न प्रकार के रसायनों के निर्माण में अधातुओं के बहुत सारे उपयोग हैं। इसमें से कुछ प्रमुख उपयोग जो हैं वह हैं उर्वरकों के उत्पादन में, पटाखों के उत्पादन में, दवाइयों के निर्माण में, सजीवों के शरीर में या फिर विभिन्न प्रकार के रसायनों के निर्माण में। कुछ महत्वपूर्ण बातें। पौधों में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, ठीक वैसे ही मनुष्यों के रक्त में लोहा पाया जाता है। सजीवों के शरीर में ये धातुएं ठोस रूप में नहीं पाया जाता बल्कि यौगिकों के रूप में पाया जाता है। आपने सुना होगा कि मनुष्यों के लिए लोहा उपयोगी है, यानी मनुष्यों के शरीर में लोहा मौजूद होता है। ठीक वैसे ही पौधों के शरीर में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। तो आपके मन में एक जिज्ञासा होगी कि आखिर लोहा अगर हमारे शरीर में पाया जाता है तो ये रहता कहाँ है? तो एक पॉइंट आप क्लियर कर लें कि सजीवों में जो धातुएं पाई जाती हैं ये ठोस रूप में नहीं पाई जाती बल्कि ये यौगिकों के रूप में मौजूद होती हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। अगर इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो इसको लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपकी लाइक से ही हमें इंस्पायरेशन मिलती है आपके लिए नई नई वीडियोस बनाने की। और अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें
ताकि हर नई वीडियोस की अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।